मैं रोहित वशिष्ठ मैकोटी ग्राम रुद्रप्रयाग का मूल निवासी राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी चमोली से शिक्षा दीक्षा प्राप्त एवं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर से स्नातक प्राप्त अभी वर्तमान में विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश में अध्ययनरत पीसीएस एवं अन्य परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करता हुआ आपके सम्मुख आज एक भूगोल का एक फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक महासागरीय धाराएं या फिर ओशियनिक करंट्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इस टॉपिक में कोई भी त्रुटि होती है तो मैं क्षमा का प्रार्थी रहूँगा। शुरू करता हूँ। ओशियनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो महासागरीय धाराएं वो सागरीय धाराएं हैं या फिर वो सागरीय जल है जो कि निश्चित दिशा में एवं निश्चित दिशा में सामान्य गति से या फिर सामान्य वेग से अग्रसर होता है या फिर चलता है। इसके पश्चात यदि मैं स्ट्रीम या फिर विशाल धाराओं की बात करूं, विशाल धाराएं क्या होती हैं? तो वे अत्यधिक जल वाली धाराएं जो कि नदियों के समान, जैसे कि धरातल में नदियां होती हैं उसी के समान वो समुद्र में धाराएं चलती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण होगा जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म जल धारा है, वो इसका बेहद ही सटीक उदाहरण है। इसके पश्चात यदि मैं केवल धारा करंट की बात करूं, करंट क्या होता है? निश्चित सीमा में निश्चित दिशा में बहने वाली जल की तरंगें या फिर जल धारा कहलाता है, केवल करंट कहलाता है। जैसे कि एल्विडो, लानिना, ये करंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके पश्चात यदि मैं ड्रिफ्ट की बात करूं, ड्रिफ्ट अर्थात प्रवाह। ड्रिफ्ट का अर्थ होगा कि यदि निश्चित पवनों के प्रेरण से या फिर पवनों के प्रेरण से चलने वाली हवाओं, पवनों के प्रेरण से का असर जो धाराओं पे पड़ता है वो प्रवाह या फिर ड्रिफ्ट कहलाता है। जैसे कि इसका सटीक उदाहरण होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये इसके सटीक उदाहरण हैं। यदि मैं इससे आगे बढ़ूं तो यदि मैं कारणों पे आऊं कि जो महासागरीय धाराएं हैं उनका बनने का कारण क्या है, यदि मैं उस पर आऊं तो उसके मुख्यतः 5 कारण होते हैं, अन्य भी कारण होते हैं। उन 5 कारणों में मैं इसको बताना चाहूँगा। पहला कारण है कि परमानेंट विंड या फिर स्थायी हवाएं। दूसरा जो कारण है वो है डिफरेंस इन टेम्परेचर अर्थात तापांतर या फिर तापमान में अंतर। विभिन्न जगहों पर विभिन्न ताप होगा तो तापांतर। तीसरा जो मैं कारण की बात करूंगा वो होगा कि सैलिनिटी अर्थात सांद्रता, जल की सांद्रता या फिर सागर की सांद्रता, सैलिनिटी ऑफ वाटर। इसके पश्चात चौथा जो कारण मैं इसमें बताऊंगा वो होगा फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट या फिर आकार। किसका आकार? महाद्वीप का आकार। महाद्वीपों का आकार भिन्न भिन्न है तो उसके आधार पर महासागरीय धाराएं जो हैं उनका भी जो उनकी दिशा है वो परिवर्तित होते रहती है एवं उनका वेग निर्धारित होता है। इसके पश्चात जो मैं पांचवें कारण की बात करूंगा वो होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति है उसके कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब मैं यदि इनको विस्तार से बताऊं, पहला कारण जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है या फिर ओशियनिक करंट्स को प्रभावित करता है वो क्या होगा? तो वो है परमानेंट विंड्स या फिर स्थायी हवाएं। तो विभिन्न स्थायी हवाएं जो हैं वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो स्थायी हवाएं हैं, जो पवन है, वो महासागरीय धाराओं के दिशा को निर्धारित करती है। जैसे प्रवाह में मैंने बताया, ड्रिफ्ट में बताया, वैसे ही जो स्थायी हवाएं होती हैं, जो भी परमानेंट हवाएं हैं, जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये स्थायी हवाएं हैं। अब यदि मैं इसका एक और
इसको विस्तार से बताऊं कि हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है, यदि मैं इसको इमेजिनेशन के आधार पर बताऊं, तो यदि हम ग्लोब के बारे में सोचें तो ग्लोब में जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ को हम डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। इसके पश्चात यदि मैं 0 डिग्री से आगे बढ़ूं तो 30 से 35 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आऊं तो इसको हम पहले तो जो नॉर्थ है उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, इनके जो बीच का स्थान है उसको हम पूरे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, अर्थात जो 5 डिग्री से 30 डिग्री का जो बीच का स्थान है उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले व्यापार हुआ करता था। तो इनकी जो विंड्स होंगी, जो यहाँ पे विंड्स चलेंगे उनको भी हम ट्रेड विंड्स कहेंगे, व्यापारिक हवाएं कहेंगे। तो व्यापार घोड़ों के थ्रू होता था इसलिए हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, और जो विंड्स हैं वो व्यापार पे आधारित है अर्थात ट्रेड विंड्स इसको कहते थे, या फिर समुद्र में जो व्यापार होता था उसके आधार पर ये ट्रेड विंड्स इनको कहा जाता है। तो जो 0 से और 35 तक या फिर 5 से 35 तक अर्थात डोल्ड्रम से ऊपर 30 से 35 तक जाती हैं उनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और यदि मैं इनका स्पेसिफिक नेम कहूं कि 0 डिग्री का स्पेसिफिक नेम कहूं तो वो होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ELPB ये लो प्रेशर क्या है? लो प्रेशर वो होता है जैसे कि जब जो तापक्रम है, जो तापमान में मैंने अंतर कहा था, यदि मैं उसको यहीं पर स्पेसिफिक कहूं, जो तापक्रम में अंतर है तो लो प्रेशर जब तापमान हाईएस्ट होगा, जब वहां पे तापमान पीक पर होगा, जिस स्थान पर तापमान अधिक होगा वहां पे की जो हवा है, जो वायुमंडलीय हवा है वो अपने स्तर से ऊपर उठ जाएगी और वहां पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा, ये जैसे मैंने इक्वेटर में कहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटर में क्या होगा, बहुत ज्यादा वहां पर सूर्य का तापमान बना रहता है इक्वेटर में, तो वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इसको हम कहते हैं। 0 डिग्री इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहेंगे, इसको हम डोल्ड्रम भी कहेंगे, इसको हम ITCZ भी कहते हैं, इंटर ITCZ अर्थात इंटर कन्वर्स जोन भी कहेंगे, इंटर कन्वर्स जोन भी कहेंगे, इंटर ट्रांसवर्स कन्वर्स जोन ये भी कहेंगे। ITCZ इसका हम बाद में प्रयोग करेंगे ITCZ का। अब यदि मैं ऊपर जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ है उसको कौन सी बेल्ट कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अर्थात STHPB सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को। ऐसे ही जो नीचे यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में आए, यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो उसमें भी हम यही कहेंगे STHPB अर्थात सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। अभी जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर मैं यदि यहीं पे क्लियर करूं तो जो लो प्रेशर होता है ये तापमान की वजह से बन रहा है, ये 2 कारणों की वजह से बनता है हाई प्रेशर लो प्रेशर। एक तो तापक्रम के अनुसार जिसको हम थर्मोजेनिक कहते हैं, तापजन्य जिसको कहते हैं थर्मोजेनिक अर्थात जो तापमान की वजह से ये लो प्रेशर बन रहा है, जिसमें कि तापमान बढ़ रहा है, हवा अपने स्थायी रूप से ऊपर उठ रही है और वहां पे लो प्रेशर जोन बन रहा है। एक होता है गतिजन्य अर्थात पृथ्वी के घूर्णन की गति से वहां पर लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर जोन बनता है। ऐसे ही मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा कि कौन सा हाई प्रेशर जो है वो गतिजन्य है और कौन सा तापजन्य है या फिर थर्मोजेनिक है। तो 30 से 35 हाई प्रेशर बेल्ट है जो कि गतिजन्य है। जो इक्वेटोरियल था वो तापजन्य था, वहां पे जो ताप है वो बहुत ज्यादा हो रहा था इसीलिए लो प्रेशर बन रहा था। अब यदि मैं ऊपर जाऊं 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे जाऊं तो 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अर्थात ये लो प्रेशर है, ये भी गतिजन्य है। ऐसे ही हम नीचे भी यदि 60 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जाएं तो उसको भी हम यही कहेंगे SP सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट अर्थात SPHPB।
ऐसे ही हम यदि सबसे ऊपर जाएं टॉप पे तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल हाई प्रेशर बेल्ट। अब जो ये नॉर्थ पोल हाई प्रेशर बेल्ट है ये भी तापजन्य है, और जो साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी तापजन्य है। जबकि जो बीच के मैंने बताया, तो जो तापजन्य है वो कौन कौन से, थर्मोजेनिक है वो कौन कौन से, हाई प्रेशर और लो प्रेशर हैं। तो हाई प्रेशर जैसे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो थी वो तापजन्य थी, थर्मोजेनिक थी। ऐसे ही जो नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी तापजन्य है या थर्मोजेनिक है, मतलब उसमें तापमान की वजह से वो हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर बन रहा है। अब मैं वो हाई प्रेशर का कारण भी दूंगा कि हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, लो प्रेशर का मैंने कारण दिया। और ऐसे ही साउथ भी हाई प्रेशर है, साउथ बेल्ट जो है, साउथ पोलर बेल्ट जो है। अब जो हाई प्रेशर है वो क्यों बन रहा है, ताप की वजह से। तो तापक्रम की वजह से इसलिए हाई प्रेशर बनता है कि तापमान की वजह से जो महासागरीय धाराएं हैं, पहले तो जो नॉर्थ पोल है वहां पे जो महासागर है वो बेहद ही ठंडा है, वहां पे ठंडी जलवायु है, फिर भी वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, फिर भी वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है कि क्या कहते हैं, वहां पे इसीलिए हाई प्रेशर बन रहा है कि जो हवाएं हैं वो जो महासागरीय धाराएं हैं उसका घनत्व वहां पर अधिक है, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल दूं कि जैसे घनत्व क्या होता है, तो घनत्व डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, घनत्व क्या होता है, तो जैसे दो अणुओं के बीच की जो संख्या होती है या फिर अणुओं की जो बीच की संख्या होती है उसको घनत्व कहते हैं हम, है ना। तो जैसे कि यदि हम तेल का घनत्व देखें, ऑयल और वाटर का कंपैरिजन करते हैं, तो ऑयल का जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है और जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। ऐसे ही जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी और जो हॉट वाटर होगा उसकी डेंसिटी हमेशा कम होगी। तो जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो पोलर में जो महासागर है या ओशन है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अधिक डेंस की वजह से कम डेंस की ओर नीचे को स्थानांतरित होगा या फिर ट्रांसफर होगा। तो ये मैंने इसका कारण दिया कि जो हाई प्रेशर बन रहा था वो किस वजह से बन रहा था, घनत्व की वजह से। इसको हम तापजन्य भी कह रहे हैं क्योंकि ताप की वजह से ही उसकी अवस्था वो बनी हुई है कि वो ठंडा बना हुआ है। अब यदि मैं विंड्स पे आऊं कि जो इनकी विंड्स होती हैं, तो जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और एक इसमें नियम पढ़ते हैं हम, फैराडे का नियम। ये क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हम पूरा का पूरा महासागरीय धारा का जो चैप्टर है वो हम इसी नियम के आधार पर पढ़ते हैं, इसी के आधार पर समझते हैं। तो जो फैराडे का नियम कहता है ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरीय धाराएं हैं या फिर जब पवनें हैं उसकी दिशा होगी वो हमेशा दाईं ओर को मुड़ेगा। और यदि हम नीचे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जो महासागरीय धाराएं हैं या फिर महासागरीय पवनें हैं, अभी पवनों की बात कर रहा हूं, तो पवनें हैं वो अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। किस वजह से, ये सारी वजहें हैं उसकी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, घूर्णन जो गति हो रही है पृथ्वी की, ये सारी इसकी वजहें हैं। इस वजह से वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में और उसमें दाईं ओर मुड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। यही नियम आप पूरे के पूरे चैप्टर में यही नियम अप्लाई करेंगे और इसी के थ्रू हम हर पवन की डायरेक्शन को देखेंगे नॉर्दर्न एवं सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यदि मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन पे आऊं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, तो वहां से जो हवाएं डोलड्रम की तरफ आएंगी, अर्थात नीचे को आएंगी, 0 डिग्री की ओर आएंगी, वो किस प्रकार की होंगी, तो वो अपनी अक्ष से, यदि हम उसको अक्ष बनाएं तो वो अपनी अक्ष दाईं ओर, अर्थात अब इनके यदि मैं नामकरण बताऊं कि ये नामकरण कैसे होता है किसी भी हवा का या फिर किसी भी हवा का कैसे नामकरण होता है, तो या फिर किसी भी धारा का, तो वो होगा जहां से वो उत्पन्न हो रही है वहां से हम उसका नामकरण करेंगे। जैसे कि इसका यदि मैं उदाहरण दूं तो भारत में कौन सा मानसून आता है, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, अर्थात साउथ वेस्ट मानसून आता है। ये हमने बहुत बार सुना है। साउथ वेस्ट मानसून कहाँ आता है, तो भारत में आता है साउथ वेस्ट मानसून, अर्थात उसको साउथ वेस्ट नाम दिया गया है। साउथ केरल से आ रहा है और वेस्ट में गुजरात से आ रहा है, तो गुजरात एवं केरल के बीच से ये मानसून आ रहा है, तो इसको जो नाम दिया गया है साउथ और वेस्ट। तो ऐसे नॉर्थ
ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एवं साउथ। ऐसे तो इसको साउथ वेस्ट मानसून नाम दिया गया। तो जहां से ये शुरू हो रही, जहां से आ रहा है, जहां से जो इसकी आने की दिशा है, वो इसका नाम बन जाता है। ऐसे यदि मैं अब नामों का ही प्रयोग करूंगा इस पूरे पवनों को समझाने के लिए, जैसे कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से नीचे को अर्थात डोलड्रम को, या फिर 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो वो है, या फिर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का जो अंतराल है, यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो किस दिशा में आ रही हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आ रही है, तो वो उनको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहेंगे। ऐसे ही क्योंकि वो दाईं ओर मुड़ रही हैं तो वो ऐसे में आ रही हैं, तो वो पश्चिम की ओर आ रही है। ये भी कह सकते हैं हम उसको, वो वेस्ट की ओर आ रही है, पश्चिम की ओर आ रही है। और ये भी कह सकते हैं उसको कि वो नॉर्थ ईस्ट पवने हैं। यदि जो मैं इसकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर की ओर अर्थात सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो तरंगे जा रही हैं, या फिर सॉरी तरंगे नहीं, जो पवनें जा रही हैं, तो वो अपनी दाईं ओर अर्थात यहां से अपनी दाईं ओर जाएंगी, तो वो पूर्व की ओर जाएंगी। और उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तरंगे, तो जो साउथ वेस्ट पवने हैं वो कहां से कहां जा रही हैं, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जा रही हैं। ऐसे ही अब मैं यदि सब पोलर की बात करूं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, लो प्रेशर से तो नहीं जाएगी हाई प्रेशर में। तो यदि मैं पोलर की बात करूं, ऊपर नॉर्थ पोलर की बात करूं, तो जो नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से नीचे को अर्थात सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में कैसे तरंगे आएंगी, या फिर सॉरी पवनें आएंगी, तो वो अपनी दाईं ओर अर्थात वो पश्चिम की ओर आएंगी, अपनी दाईं ओर अर्थात पश्चिम की ओर। जैसे कि पश्चिम की ओर, तो उसको क्या नाम देंगे हम, उसको भी हम नॉर्थ ईस्ट नाम देंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड्स नीचे को आ रही हैं। ऐसे ही हम नीचे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में भी पढ़ते हैं कि जो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, उससे जो साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, उससे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में कैसे हवाएं जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे, तो वो अपने बाईं ओर मुड़ेंगी, अर्थात वो किस ओर मुड़ रही हैं, तो वो पश्चिम की ओर मुड़ रही हैं, वो भी पश्चिम की ओर मुड़ रही हैं। और वो क्या करेंगी, तो वो उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे साउथ ईस्ट विंड्स, उनको हम साउथ ईस्ट विंड्स नाम देंगे। ऐसे यदि मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यही है, इन सबके दो हैं, एक तो सब पोलर है, एक तो पोलर है साउथ पोलर या फिर नॉर्थ पोलर, और एक सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कैसे हवाएं जाएंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में कैसे हवाएं जाएंगी, तो वो अपने बाईं ओर जाएंगे, अर्थात उनको क्या नाम देंगे, तो साउथ ईस्ट नाम देंगे, और वो पश्चिम की ओर जाएंगी। ऐसे ही यदि हम जो सब ट्रॉपिकल सॉरी वो हो गया, यदि मैं इसको करेक्ट करूं, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में कैसे हवाएं जाएंगी, तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी, बाईं ओर अर्थात वो पूर्व की ओर मुड़ेंगी। किस ओर मुड़ेंगी, तो वो पूर्व की ओर मुड़ेंगी। और उनको क्या नाम देंगे, तो उनको हम नाम देंगे नॉर्थ वेस्ट नाम देंगे, उनको हम नॉर्थ वेस्ट पवने नाम देंगे। यदि मैं इसके बाद जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से डोलड्रम में या फिर जो ट्रेड विंड्स हैं वो किस प्रकार, वो किस दिशा में जाएंगी, तो उनकी जो दिशा होगी वो अपनी बाईं दिशा में जाएंगी, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध से फैराडे के नियम के अनुसार, और बाईं दिशा में जाएंगे। तो फिर
उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा साउथ ईस्ट पौने, या फिर वो पश्चिम की दिशा में जाएंगे। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। और इसके बाद जो आती हैं उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। फिर उसके बाद जो आती हैं वो पोलर विंड्स होती हैं। तो ये 3 प्रकार की विंड्स होती हैं, अलग अलग जोन्स के बीच में है ना। और अब यदि मैं आगे बढ़ूं इस पवनों के उस क्रम से, तो दूसरा जो टॉपिक था जिसमें कि महासागरीय धाराओं को जो अफेक्ट कर रहा था, अर्थात महासागरीय धाराओं को जो उत्पन्न कर रहा था, वो था तापमान। तो तापमान को भी मैंने इसी तरह से समझाया, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, ये तापमान के ही कारण ये हो पा रहा है कि महासागरीय धाराओं की जो दिशा है वो परिवर्तित हो पा रही है, या फिर उसको दिशा मिल पा रही है। किससे? तापमान के थ्रू। अब जैसे कि अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो सैलिनिटी ऑफ वाटर, तो सैलिनिटी ऑफ वाटर एक अलग टॉपिक है। इसमें घनत्व का विशेष, सैलिनिटी ऑफ जो वाटर होती है, इसमें जो सोल्यूशन, जैसे कि इसको हम छोटे से यदि उदाहरण से समझे, तो जो सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा, उसकी सैलिनिटी उतनी कम होगी, और जो सोल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, या फिर जैसे दूध जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना उसमें उसका डेंसिटी होगी, डेंस होगा, वो अधिक होगा। ये तेल और इसके एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो सैलिनिटी के यदि एग्जांपल से देखें, वो सेम एग्जांपल इसमें भी काम करता है। तो यदि मैं बात करूं कि सैलिनिटी सबसे अधिक किस महासागर की है, तो वो अटलांटिक महासागर की है। और कौन से अक्षांश के बीच में अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक सैलिनिटी होती है? तो वो होती है 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब जो साउथ लैटिट्यूड है वहां पे क्यों, या फिर जो उत्तरी गोलार्ध है या फिर दक्षिणी गोलार्ध है, उनमें से किस में अधिक सैलिनिटी होगी या फिर सांद्रता होगी, नमक की या फिर सांद्रता होगी? तो उसमें उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें अधिक सांद्रता होगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कम सांद्रता होगी, या फिर कम सैलिनिटी होगी। इसको सैलिनिटी लेवल होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर है, वो उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा है, उसमें ओशन का अमाउंट है वो ज्यादा है। जबकि जो नॉर्दर्न यदि हम हेमिस्फीयर देखें तो उसमें जो ओशन का अमाउंट है वो कम है, और लैंड मास ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे सैलिनिटी ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम है। इसीलिए केवल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में केवल नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री नॉर्थ में अटलांटिक ओशन में जो सैलिनिटी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अब यदि ओशनी की बात करें तो अटलांटिक ओशन में ही सैलिनिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो अटलांटिक ओशन है ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। जैसे कि इसमें हम यूरोप, 4 कॉन्टिनेंट से तो ये घिरा हुआ है, जैसे कि यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, और हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, नॉर्थर्न अमेरिका हो गया, और सदर्न अमेरिका हो गया। तो ये घिरा हुआ है। और जो पैसिफिक ओशन है उसमें तो बहुत अधिक पानी है, तो अटलांटिक ओशन में सबसे अधिक सैलिनिटी मिलती है। ऐसे ही हम सागरों की बात करें तो जो डेड सी है उसमें सबसे अधिक सैलिनिटी पाई जाती है, या फिर इसको मृत सागर भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये इजराइल एवं जॉर्डन के बॉर्डर पे ये पड़ता है। इजराइल एवं जॉर्डन के बॉर्डर पे ये डेड सी या फिर मृत सागर पड़ता है। इसमें सैलिनिटी सबसे अधिक होने का कारण क्या क्या है? इसमें सैलिनिटी सबसे अधिक होने का कारण है कि इसमें ये एक बंद या फिर जो बंद मास होता है ना, जो कि किसी भी नदी से या फिर किसी भी धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी मीठा पानी या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो वाटर है वो सोर्स नहीं आता है, नहीं मिलता है इससे। तो ये बंद है। कौन? डेड सी। और यही इसका सैलिनिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है डेड सी। यदि मैं ओशनिक करंट्स के फॉर्म में इसका एग्जांपल दूं कि ओशनिक करंट्स में जो सैलिनिटी है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ओशनिक करंट्स सैलिनिटी से कितना प्रभावित होती हैं, या ओशनिक करंट्स किस तरह से प्रवाहित होती हैं, सैलिनिटी से किस तरह से अफेक्ट होती हैं। तो जो अटलांटिक ओशन है जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, पर उससे भी अधिक सैलिनिटी किसकी है? मेडिटेरियन सी की है। मेडिटेरियन सी और बंद है, तो उसकी मेडिटेरियन सी की जो सैलिनिटी है उससे भी अधिक है। तो अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी में एक करंट जाती है, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी में करंट्स जाती हैं, धाराएं जाती हैं जिब्राल्टर से होते हुए। क्यों जाती हैं? क्योंकि जो सैलिनिटी है, क्योंकि जो अटलांटिक ओशन है उसकी सैलिनिटी मेडिटेरियन सी या फिर रोम सागर जो है उससे कम है। इसको हम रोम सागर भी कहते हैं या फिर भूमध्य सागर भी कहते हैं। किसको? मेडिटेरियन सी को। और ये सैलिनिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है धाराओं में। यदि मैं आगे बढ़ूं सैलिनिटी के बाद, फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स।
फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इसका मैं इन सभी जो कारण हैं इनका मैं पहले ही उसमें काफी हद तक जिक्र कर चुका हूं, इसको बस रिपीट करने का वो है कि जो फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट है उससे कई धाराओं पे असर, उससे जो समुद्र है उस पर असर पड़ता है। जैसे कि मैंने अटलांटिक ओशन का बताया, जो अटलांटिक ओशन में उसमें वाटर कम है पैसिफिक ओशन की तुलना में, इसीलिए उसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा है, उसमें जो ओशनिक करंट्स हैं वो अधिक अफेक्ट होती हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो पृथ्वी की घूर्णन गति अर्थात रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से, जैसे कि मैंने कहा कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, और जो हवाएं हैं वो क्यों इतना डाइवर्ट हो रही थी, या फिर जो फैरेले का नियम है वो क्यों देना पड़ा, तो वो इसीलिए देना पड़ा, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और इसको ये नियम दिया कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर अपने विक्षिप्त होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षिप्त होती हैं। और दाईं ओर विक्षिप्त होंगी तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी करंट है वो दाईं ओर विक्षिप्त होगी, तो वो दाईं ओर विक्षिप्त होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करंट रोटेट करेगी, दाईं ओर विक्षिप्त होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, यदि वो बाईं ओर विक्षिप्त होगी तो वो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशनिक करंट्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, एवं जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब यदि मैं आगे बढ़ूं अपने पॉइंट पे, तो महासागरीय धाराओं में जो मुख्य धाराएं हैं वो हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं, उसके बाद मैं प्रशांत महासागर की धाराओं पे आऊंगा और उसके बाद मैं हिंद महासागर की धाराओं पे आऊंगा। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं, इससे पूर्व मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो धाराएं हैं, धाराओं के दो प्रकार होते हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो सरफेस पे चलती हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, और जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, और इसीलिए वो सरफेस पे चलेंगे और वो सब सरफेस पे चलेंगे। कौन? जो कोल्ड वाटर है वो उसके नीचे चलेगा, किसके नीचे? वार्म वाटर के नीचे चलेगा। और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो इक्वेटर से जो भी ओशनिक करंट्स पोल की ओर जाएंगे, ये कॉमन सेंस भी है, और ये मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, और जो पोल से इक्वेटर की ओर आ रही होंगी वो ठंडी जल धाराएं होंगी। ऐसे ही हम सदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ेंगे, जो इक्वेटर से पोल की ओर जा रही होंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, और जो पोल से इक्वेटर की ओर आ रही होंगी वो ठंडी जल धाराएं होंगी। अब मैं यदि टॉपिक पे आगे बढ़ूं तो अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक अंध महासागर की धाराएं, महासागरीय धाराएं। तो अटलांटिक महासागर की धाराओं की यदि मैं बात करूं तो हम नॉर्दर्न और सदर्न को साथ में यदि पढ़ें, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट या फिर उत्तरी भूमध्य सागरीय या फिर उत्तरी भूमध्य रेखीय या फिर उत्तरी विषुवत रेखीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, या फिर दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं। यदि मैं इंग्लिश में इनका उच्चारण करूं तो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट और सदर्न इक्वेटोरियल करंट, ये दोनों नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट जो है ये दोनों लगभग अफ्रीका महाद्वीप से यदि हम इसको शुरू करें, क्योंकि ये चक्र है तो हम कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, तो समझना शुरू कर सकते हैं। तो जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है वो अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करें यदि हम, तो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के समानांतर अर्थात पैरेलल चलेगा, इक्वेटर के पैरेलल चलेगा। तो जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है, अटलांटिक ओशन की मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है ये गर्म जल धाराएं, दोनों गर्म जल धाराएं हैं क्योंकि ये इक्वेटर के समानांतर चल रही हैं, इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं, तो ये दोनों गर्म जल धाराएं हैं। अभी तक गर्म जल धाराएं की बात कर रहा हूं मैं। और जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है वो आगे जाकर जब जो दक्षिणी अमेरिका है एवं उत्तरी अमेरिका है उसके बीच में ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कौन? नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी, जैसे कि दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। इनके नाम यदि मैं बताऊं तो इनका नाम होगा एंटिलीज एंड
कैरिबियन करंट, एंटीलीज करंट एंड कैरिबियन करंट। ये जो नाम है इनके, ये इनकी जगहों के आधार पे है कि लेजर एंटीलीज, जैसे हम देखें कि लेजर एंटीलीज में ये दूसरी ओर, या फिर जो लेजर एंटीलीज की ओर जा रही है उसको हम एंटीलीज करंट कह रहे हैं, जो दूसरी ओर जा रही है कैरिबियन सी की ओर जा रही है उसे हम कैरिबियन करंट कह रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे तो वो सब जगहों के आधार पे है ना, जैसे कि कैलिफोर्निया करंट मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं यदि अपने टॉपिक ही पे रहूं तो कैरिबियन करंट एवं एंटीलीज करंट में जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है ये विभाजित हो जाते हैं और अभी तक ये गर्म जलधारा है, अभी तक ये गर्म जलधारा ही है। यदि मैं सदन पे ही वापस आऊं तो जो सदन इक्वेटोरियल करंट है, ये ट्रिनिडाड, ये सेंट स्टोन आइलैंड से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक उत्तरी ओर चले जाता है और एक दक्षिणी ओर चले जाता है। तो दक्षिणी ओर को जो धारा जाती है उसको हम ब्राजीलियन धारा, क्योंकि वो ब्राजील की ओर जा रही है, नीचे को ब्राजील है तो ब्राजीलियन धारा कहेंगे। ये ट्रिनिडाड जो है ये भी लेजर एंटीलीज का ही भाग है, या फिर जो वेस्ट लेजर एंटीलीज का ही भाग है नीचे का। तो जो ट्रिनिडाड की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिनिडाड है, ब्रिजर्टन है, वहीं पे ये सब लेजर एंटीलीज है। यहाँ पे जो ये ऊपर को गई सदर्न इक्वेटोरियल करंट से जो दो विभाजित हुई, एक ब्राजीलियन धारा विभाजित हुई और एक ऊपर को जो गई वो कौन सी है, ऊपर को जो जाएगी सदर्न इक्वेटोरियल करंट से जो ऊपर को जाएगी वो विभाजित हो जाएगी ऊपर को, और वो किससे जाके मिलेगी, वो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है उसकी कौन सी शाखा से मिलेगी, तो वो उसकी जो कैरिबियन सी वाली शाखा है वो उससे मिलेगी, सदर्न इक्वेटोरियल करंट की शाखा जो उत्तरी में गई थी, कहां से टकरा के, तो सेंट स्टोन आइलैंड से टकरा के वो ऊपर गई थी, तो ट्रिनिडाड में कहां से मिल जाएगी, ट्रिनिडाड में कैरिबियन करंट से मिल जाएगी जी। तो कैरिबियन करंट जो है, यदि मैं इसी पे आगे बढ़ूं, जो कैरिबियन करंट आगे बढ़ के फ्लोरिडा से होके जो कैरिबियन सी है वहां से हम इधर को बढ़े तो फ्लोरिडा आता है। यहाँ पे एक फ्लोरिडा प्रांत है, जैसे कैलिफोर्निया इधर प्रांत है, जो उत्तरी अमेरिका है उसका पूर्वी प्रांत है एक, अमेरिका है उसका पश्चिमी प्रांत है कैलिफोर्निया, उसका पूर्वी प्रांत क्या है, उसका पूर्वी प्रांत एक नीचे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा करंट। तो ये जो कैरिबियन सी से कैरिबियन करंट से फ्लोरिडा करंट बन जाता है। अब जो फ्लोरिडा करंट है इसके साथ मैंने कहा कि इसमें जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है वो भी जुड़ चुकी है, तो ये काफी पावरफुल होता है फ्लोरिडा करंट। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, अब जो एंटीलीज है जो बीच में विभक्त हो गए थे वो एक साथ आ जाएंगे। तो जो फ्लोरिडा करंट है और जो एंटीलीज करंट है किसके, तो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के भाग हैं ये सब। तो जो फ्लोरिडा करंट है और जो एंटीलीज करंट है ये दोनों एक साथ मिलकर गल्फ स्ट्रीम को बनाते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो कि यूरोप का कंबल भी कही जाती है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों कही जा रही है, ये मैं इसके आगे चलता रहूंगा। जैसे कि जो गल्फ स्ट्रीम है अभी तक ये पूरी गर्म जलधारा है, गर्म महासागरीय धारा है ना। तो क्योंकि इसमें एक भी ठंडी महासागरीय धारा नहीं मिली है तो ये अभी तक गर्म जलधारा है। तो फ्लोरिडा से और एंटीलीज दोनों साथ में मिलकर गल्फ स्ट्रीम बनाती है। स्ट्रीम की मैंने परिभाषा दी थी, तो ये नदियों की तरह बहती हैं, इसमें बहुत सारा पानी होता है, ये नदियों की तरह, जैसे धरातल में नदियां बहती हैं ऐसे ही महासागर में नदियों की तरह बहती हैं। कौन, गल्फ स्ट्रीम्स। तो ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। अब ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर की ओर ये मुड़ी क्यों, तो ये दाईं ओर को मुड़ती है। जैसे कि मैंने कहा ये क्लॉकवाइज जाएंगे, ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ती रहेगी तो ये क्लॉकवाइज अपने आप ही बन जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि अपनी दाईं ओर मुड़ेगी तो क्लॉकवाइज ही बनेगी। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम में ऊपर जो कनाडा है, कनाडा से एक लैब्राडोर करंट आता है। लैब्राडोर सी है कनाडा के पास में ऊपर उत्तर में, तो लैब्राडोर सी से ठंडा पानी आता है तो वो लैब्राडोर करंट आती है, उसको हम लैब्राडोर करंट कहेंगे। लैब्राडोर करंट किस में मिल जाता है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाता है। पर गल्फ स्ट्रीम में काफी सारा जल है इसीलिए वो अभी तक भी गर्म रहता है, तो वो गर्म जलधारा ही है अभी तक। तो लैब्राडोर सी के मिलने के बावजूद भी ये गर्म जलधारा है। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। इसके पश्चात जो गल्फ स्ट्रीम है वो यूरोप के पास पहुंचकर
वो कई स्ट्रीम से बढ़ जाती है, जैसे कि कई धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे कि नॉर्वे धारा, नॉर्वे करंट। तो जो मैंने कहा था कि ये यूरोप का कंबल कही जाती है, कौन? गल्फ स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि जो नॉर्वे करंट है ये भी गर्म जल धारा है। अभी तक मैंने जैसे कहा ये गर्म जल धारा है, भले ये पोल के पास आ चुकी हैं किंतु ये अभी भी गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जल है। साउथ का भी इसमें जल आया था, इसमें कई सारे काफी जल है, गर्म जल है। तो जो नॉर्वे करंट है वो इसके पोतों को या फिर जो पोर्ट्स हैं किसके? नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो पोर्ट्स हैं उनको गर्म रखता है सर्दियों में भी, और उनके जो तापांतर है उसमें भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि उनका जो तापांतर, जैसे दिल्ली का आजकल तापांतर काफी अधिक है, 52 है या फिर 50 क्रॉस है, परंतु आजकल भी जो नॉर्वे है वहां का तापांतर बिल्कुल सामान्य होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो ये करंट्स हैं ये तापांतर को भी बनाए रखती हैं, जो गर्म जल धारा है। और नॉर्वे करंट से, जो नॉर्वे करंट है गल्फ स्ट्रीम का पार्ट नॉर्वे करंट। अब इसके अन्य भी करंट्स जैसे विभक्त हो जाती है, जैसे कि रैनल करंट्स बन जाता है और ऐसे अलग करंट्स बन जाती हैं। यदि मैं वापस आऊं तो जो गल्फ स्ट्रीम है अब ये नीचे को आने शुरू हो जाएगी, अब ये नीचे को आनी शुरू हो जाएगी, अर्थात ये पोल में आ गई, अब ये नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो मैंने कहा था कि ऊपर को यदि जाएंगी तो वो जो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, और जो पोल से नीचे की ओर आएंगी अर्थात पोल से अपोजिट पोल से इक्वेटर की डायरेक्शन में आएंगी वो ठंडी जल धाराएं होंगी। तो अब ये ठंडी जल धारा में परिवर्तित हो जाएगी, कौन? गल्फ स्ट्रीम ठंडी जल धारा में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये कौन सी जल धारा बन जाएगी? कैनेरी जल धारा बन जाएगी। जल धारा नहीं, कैनेरी धारा या फिर कैनेरी करंट ये बन जाएगा। कहां से कहां ये कैनेरी करंट बनता है? तो एक मैड्रिड आइलैंड आता है, मैड्रिड आइलैंड जो कि स्पेन का एक आइलैंड है, मैड्रिड आइलैंड। वहां से ये नीचे केप वर्ड है, एक अफ्रीका का 50th जो कंट्री है वो है, एक आइलैंड ही है ये केप वर्ड। तो ये यहाँ इसके बीच में ये कैनेरी करंट आता है। और ये कैनेरी करंट कौन सी जल धारा है? तो ये कौन सी महासागरीय धारा है? तो ये ठंडी जल धारा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किस उसकी है? तो ये अटलांटिक ओशन की ठंडी जल धारा है। और ये सर्कल वापस आएगा, ये वापस से इक्वेटर में आ जाएगी ठंडी जल धारा, कैनेडी जल धारा। और ये फिर किससे मिल जाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। अब यदि मैंने साउथ में छोड़ दिया था, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि दो उसमें विभक्त हो गया था, दो भागों में। एक तो ऊपर ट्रिनिडाड में उससे मिल गया था, किससे? कैरेबियन करंट से मिल गया था। और एक अब नीचे को गया जो कि ब्राजीलियन करंट कहलाया। एक शाखा नीचे को गई जो कि ब्राजीलियन शाखा कहलाई या फिर ब्राजीलियन करंट कहलाया। जो ब्राजीलियन करंट है ये आगे जाके नीचे को एक फॉकलैंड आइलैंड आता है। फॉकलैंड आइलैंड एक नाम है, जगह का नाम है, आइलैंड है। तो फॉकलैंड आइलैंड से गुजरता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है वहां पे से? फॉकलैंड करंट पड़ जाता है, फॉकलैंड करंट। तो ब्राजीलियन करंट, फॉकलैंड करंट के बाद फिर ये पोल्स में आ जाती है। अभी तक ये गर्म है, अभी तक ये गर्म जल धारा है। हमने ये भी याद रखना है कि ब्राजीलियन करंट कौन सी जल धारा है? तो गर्म जल धारा है। जो फॉकलैंड है, फॉकलैंड जल धारा है, वो कौन सी जल धारा है? तो वो गर्म जल धारा है। अभी तक ये पूरी गर्म जल धारा है। अभी जैसे ही पोल्स के नजदीक आ जाएगी, जो फॉकलैंड है वो पोल्स के नजदीक आ जाएगी, तो फॉकलैंड के बाद फॉकलैंड धारा या फिर फॉकलैंड करंट के बाद ये सदर्न या फिर साउथ करंट, इक्वेटोरियल नहीं, ये सदर्न साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है। जो ऊपर मैंने कहा था कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, और ये कौन सी बनती है? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये इसके बाद जो फॉकलैंड आइलैंड है उसके बाद ये फॉकलैंड करंट है, उसके बाद ये कौन सी बनती है? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसको कहते हैं। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये ठंडी जलधारा, ये पोल के पास आ चुकी है और ये ठंडी जलधारा है, तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक ठंडी जलधारा है। इसके बाद जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये अपने फैराडे के नियम के अनुसार ऊपर की ओर या फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये है ना, अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये अगुलास करंट इसके बाद बन जाता है। अगुलास करंट, अगुलास जो है वो एंगोला, सॉरी अगुलास नहीं, ये बेंगुला, सॉरी अगुलास बाद में आएगा, वो हम इंडियन ओशन में पढ़ेंगे। तो ये
कौन सा बन जाएगा, बेंगुला करंट। बेंगुला करंट, बेंगुला क्या है, बेंगुला भी एक जगह का नाम है। एंगोला एक कंट्री है जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 54 कंट्रीज में से एक तो केप वर्दे था जो कि कहाँ से संबंधित था, जो कि कैनरी करंट से संबंधित था। ठंडी जलधारा थी, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन की थी। जो सदर्न अटलांटिक ओशन की है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बेंगुला की बात कर रहा हूँ। जो बेंगुला है ये एंगोला, सॉरी, जो बेंगुला करंट है, जो बेंगुला है ये एंगोला नामक कंट्री में है। और जो बेंगुला करंट है ये भी ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये भी पोल से इक्वेटर की ओर प्रस्थान कर रहा है या फिर अग्रसर हो रहा है। अब इसके बाद ये गिनी धारा बन जाएगी। गिनी धारा, जैसे कि हम जानते हैं जो इक्वेटर है वो गल्फ ऑफ गिनी से होकर जाती है, गल्फ ऑफ गिनी से भी होकर जाती है या फिर उसके आसपास है। तो गिनी जलधारा, जो गिनी धारा या फिर गिनी करंट है वो भी गर्म जलधारा बन जाएगी। तो अभी तक इसमें सदर्न अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी ठंडी धाराएं हमने पढ़ी, तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ठंडी धारा थी, और साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और बेंगुला धारा जो थी वो, बेंगुला करंट जो थी वो कोल्ड करंट से, और जो बाकी के बचे हैं वो सभी गर्म जलधारा या फिर वार्म करंट है। अब जो ये गिनी पे मैंने छोड़ा कि गल्फ ऑफ गिनी, जो गिनी करंट है ये वापस से चक्र में अपने जो साइकिल है, जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, उसमें वापस जाके मिल जाएगी। तो ये इसका पूरा साइकिल चलता है। ऐसे ही जो ये धाराएं हैं उनका साइकिल चलता है, और इसी की वजह से कई सारे अफ्रीका में या फिर जो यूरोप है या फिर जो अमेरिका है या फिर जो नॉर्दर्न अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका है, इनमें काफी असर पड़ता है। यदि इनके महत्व को देखें तो पहले तो जो मैंने कहा कि यूरोप का कंबल कही जाने वाली गल्फ स्ट्रीम, वो इसका एक महत्वपूर्ण महत्व है, किसका, गल्फ स्ट्रीम का। ऐसे ही जो सहारा डेजर्ट है वो भी जो कैनेडी करंट है ना, कैनेडी करंट के फलस्वरूप ही वो सहारा डेजर्ट बना है, क्योंकि वहां पे जो करंट होती है, जो कोल्ड करंट होती है, जहां पे भी कोल्ड करंट होगी वहां पे वो कुछ ना कुछ, या तो वहां पे बारिश कम होगी, या तो वहां पे बारिश कम होगी तो मरुस्थली बन जाएगा या फिर डेजर्ट बन जाएगा, तो वहां पे डेजर्ट बन जाएगा। जहां पे भी हम कोल्ड करंट देखते हैं वहां पे डेजर्ट या फिर कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट जो होते हैं वो पड़ते हैं। तो जो मैंने कहा कि सारा डेजर्ट है वो कैनेडी जो करंट है उसका भी उस पर कुछ महत्व है, केवल उसका ही नहीं है पर उसका भी उसमें कुछ योगदान है सारा डेजर्ट बनने में। ऐसे ही हम यदि एक पॉइंट जो मिस हो गया है कि जो कोल्ड करंट है और जो कोल्ड करंट है और जो वार्म करंट है, जब वो मिलते हैं, जैसे कि कहाँ पे मिले थे, कोल्ड करंट और वार्म करंट, जैसे कि जो कोल्ड करंट और वार्म करंट जब मिलते हैं, या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि जो वार्म करंट है वो तटीय क्षेत्रों से, वार्म करंट है वो तटीय क्षेत्रों से या फिर तटीय क्षेत्रों में मिलता है, तटीय क्षेत्रों से टकराता है। तो जो वार्म करंट है उसके नीचे ऑफकोर्स कोल्ड करंट होगा। तो जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, कोल्ड करंट से के टकराव से वो ऊपर आ जाते हैं, किसमें, सरफेस करंट में, सरफेस वार्म करंट में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वहां पे जो मछली उत्पादन है या फिर जो मछली से संबंधित रोजगार हैं वो बहुत अच्छे फलते फूलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फ्लोरिडा करंट है और जो एंटिलीज करंट है, फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट है वो भी मिलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बनाते हैं, वहां पे भी अच्छा वो होता है। खैर वो तटीय क्षेत्रों से दूर होता है, किसकी वजह से, तो ट्रेड विंड्स की वजह से वो दूर जाता है, किसके उससे, तो ट्रेड विंड्स जो है वो उसको धकेलती हैं, किस साइड, दाईं साइड धकेलती हैं, इसीलिए वो तटीय क्षेत्रों में नहीं जा पाता है अधिक। किसके तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में, गल्फ स्ट्रीम। पर जो ऊपर है, ऊपर जब कोल्ड करंट और वार्म करंट अर्थात गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जहां पे मिलता है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जहां पे मिलता है वो है उसको, वहां पे वो दुनिया के सबसे अच्छे मत्स्य उत्पादन वहां पे होते हैं, सबसे अच्छे उत्पादनों में से एक है अर्थात। और तो यहाँ पे क्यों होता है कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट है और जो वार्म करंट है जब वो मिलते हैं तो इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है वो ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं,
उसके टकराव की वजह से वो फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आ जाते हैं और इससे जो मछलियां हैं, जो शार्क हैं, वो ऊपर आ जाती हैं, अर्थात वार्म करंट में आ जाती हैं और इससे जो उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन, फिशरी, उसमें काफी अधिक हेल्प होती है। और अब यदि मैं आगे अटलांटिक ओशन की ये सभी धाराएं हैं, अटलांटिक ओशन की ये सभी धाराएं, यदि मैं एक और बार रिवाइज कराऊं इनको, अटलांटिक ओशन की जो धाराएं हैं, तो जो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो कोल्ड करंट्स, यदि मैं उनको रिवाइज कराऊं, वार्म करंट्स तो हम पहचान लेंगे, जो कोल्ड करंट्स हैं वो कौन कौन सी थी, तो वो लैब्राडोर करंट थी, और कौन सी थी, कैनरी करंट जो थी वो कोल्ड करंट थी, है ना। कोल्ड करंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बचती हैं वो अपने आप ही वार्म करंट्स हो जाती हैं। अब यदि मैं आगे बढ़ूं प्रशांत महासागर पे या फिर पैसिफिक ओशन पे, तो नॉर्थ और साउथ को हम साथ में पढ़ेंगे। नॉर्थ, इसमें भी हम वहीं से शुरू करेंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट ये कहाँ से चलनी शुरू हो रही है, तो हम इसको मानते हैं कि ये या फिर जो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है, उसके दक्षिणी अमेरिका है, वहीं से इक्वेटर के समानांतर, इक्वेटर के पैरेलल चलनी शुरू होगी, इक्वेटर के पैरेलल चलनी शुरू होगी। और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पूर्वी तट से शुरू होगी, नहीं, उसके पश्चिमी तट से शुरू होगी। परंतु जो प्रशांत महासागर, यदि हम उसको बीच में रखें, प्रशांत महासागर की दृष्टि से देखें, हम अब पूरी तरह से प्रशांत महासागर की दृष्टि से देखेंगे, तो प्रशांत महासागर के दाईं ओर, प्रशांत महासागर के दाईं ओर क्या है, या फिर पूर्व की ओर क्या है, तो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण की ओर क्या है, तो दक्षिणी अमेरिका है। और यदि पैसिफिक ओशन का हम पैसिफिक ओशन को में जाकर या फिर पैसिफिक ओशन को सेंटर मान के देखें, पैसिफिक ओशन का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, वो हमारा जो इंडिया है वो है, या फिर जो जापान है वो है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, वो पैसिफिक ओशन का पश्चिमी भाग है, या फिर बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं कहेंगे उसको, पश्चिमी ही कहेंगे, पश्चिमी भाग है ना। तो मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा बार बार कि पूर्व एवं पश्चिम से। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से और प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से ये निकलती हैं, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से दक्षिणी अमेरिका के पास से ये निकलती हैं। कौन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये यहां से निकलना शुरू होंगी और किसकी तरफ जाएंगी, तो ये जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी का रोटेशन होता है, वेस्ट टू ईस्ट जाना शुरू करेंगी। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की ओर जाना शुरू करेंगे। अब जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अपने उसके अनुसार, हम ये पहले भी समझ चुके हैं अटलांटिक ओशन में, तो ये अपने फैराडे के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाएंगी, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा क्यूरोसियो करंट। कहां पर, तो ये लगभग जो एशिया है, एशिया के पश्चिम एवं एशिया के पूर्व एवं प्रशांत महासागर के पश्चिम से ये मुड़ जाती हैं एवं ये क्रोशियो करंट बनाती, क्रोशियो भी एक नामक शहर है, क्रोशियो करंट बनाती हैं। इसके पश्चात जो क्रोशियो करंट है, ये किससे हो रहा है, ये नॉर्थन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात कर रहा हूं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो गर्म जलधारा है, क्रोशियो भी एक गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा क्रोशियो करंट बन रही है। क्रोशियो करंट के बाद इसके साथ कौन सी जलधाराएं मिलेंगी, इसके साथ ऊपर से नॉर्थ पोल से आएंगी कौन कौन सी जलधाराएं, तो आएगी ओयाशियो करंट और ओक्टस करंट एवं ओएशिया करंट इसमें मिलेंगी। ये दो जो करंट है ये कोल्ड करंट्स हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से आ रही है तो कोल्ड करंट्स हैं। ये किस में मिलेंगी, ये हमारी क्रोशियो करंट में मिलेंगी। अब जो क्रोशियो करंट थी वो गर्म जलधारा थी, ये दोनों ठंडी जलधारा है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगी, नॉर्थ पैसिफिक करंट बना देंगी। नॉर्थ पैसिफिक करंट जो कि ठंडी जलधारा है, क्योंकि अब दो धाराएं उसमें मिल चुकी हैं, दो करंट उसमें मिल चुके हैं, तो वो नॉर्थ पैसिफिक करंट बन जाएगा। नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है अब वो नीचे को, अर्थात वो वापस किधर को जाएगा, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी ओर चले जाएगा। कहां, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे चले जाएगा। अर्थात
वो कैलिफोर्निया, अब वो क्या कहलाएगा, कैलिफोर्निया करंट कहलाएगा। कैलिफोर्निया प्रांत है, उसके पश्चिमी तट में, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उसके पश्चिमी तट में कौन है, तो कैलिफोर्निया प्रांत है, तो कैलिफोर्निया करंट कहलाएगा। कौन, नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है वो आप कैलिफोर्निया करंट कहलाएगा। ये जैसे कि कहा था कि दाईं ओर मुड़ेगा तो वो दाईं ओर मुड़ के वापस चक्र बनाएगा, और ये क्लॉकवाइज वापस से जो कैलिफोर्निया करंट है वो किसमें मिल जाएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाएगा। किसकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, पैसिफिक की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में। ये पूरा इसका नॉर्थ इक्वेटोरियल जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है उसका महासागरीय धाराओं का फ्लो डायग्राम हुआ। अब यदि मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात बताऊं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के ओशनिक करंट्स की बात बताऊं, तो जापान जो है, जापान के पास में ही जो ये कुरोशियो थी, कुरोशियो करंट थी, जो कि गर्म जलधारा थी, और जो ओखतस्क जो जलधारा थी, जो ओशनिक करंट थी, और ओयाशो जो करंट थी, ये दो ठंडी जलधाराएं थी। ये किससे मिल रही थी, ये कुरोशियो करंट से मिल रही थी। कहां पे मिल रही थी, जापान के पास में मिल रही थी। तो जापान जो है वो इसीलिए, जापान में जो मछलियां हैं वो बहुत ही एक बड़ा व्यापार है, मछली उत्पादन जो है बड़ा व्यापार है। क्यों, क्योंकि वहां पर ये करंट्स मिलती हैं, और ये करंट्स मिलने की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन से वो ऊपर आ जाते हैं, और वहां पे अच्छा खासा जो मछली उत्पादन है वो मछली जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वहां पर जापान में। अब यदि मैं साउथ इक्वेटोरियल करंट पे आऊं, जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन की साउथ करंट पे आऊं, साउथ इक्वेटोरियल करंट पे आऊं, तो वो कहां से शुरू होगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट शुरू होगी हमारी, साउथ इक्वेटोरियल करंट शुरू होगी हमारी जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से एवं प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से शुरू होगी साउथ इक्वेटोरियल करंट। और ये कहां जाएगी, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएगी, या फिर जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, उसकी ओर जाएगी। और अब ये वापस से अपने फेरेले के नियम के अनुसार मुड़ जाएगी। किस ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये क्या बन जाएगी, साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट है, ये क्या बन जाएगी, तो ये अब इसका जो नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कोस्ट से ये मिलेगी, पश्चिमी तट से ये गुजरेगी, तो उसको क्या कहेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कहेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहेंगे। इसके बाद ये साउथ पैसिफिक ओशन वापस से ये मुड़ के अपने बाईं ओर मुड़ के साउथ पैसिफिक ओशन, अब ये क्या बन जाएगी, अब साउथ पैसिफिक करंट जो है ये ठंडी जलधारा बन जाएगी। जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये गर्म जलधारा है। अब मैं बाद में बताऊंगा कि जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी वो ठंडी जलधारा होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। किंतु अभी जो ये करंट है, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा है किसकी, पैसिफिक ओशन की। जो मैंने ईस्ट की बात की वो उधर होता है, वो साउथ इंडियन ओशन में होता है। अब आप यदि मैं वापस आऊं तो साउथ पैसिफिक करंट, साउथ पैसिफिक जो करंट है, अब वो साउथ पैसिफिक करंट वापस से किधर को जाएगी, पश्चिमी जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के पश्चिमी भाग की ओर जाएगी, पूर्वी भाग की ओर जाएगी, और जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे जाएगी। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या है, तो पेरू तट, पेरू जो है वो एक कंट्री है, पेरू, तो पेरू के तट पे ये जाएगी और ये क्या कहलाएगी, पेरू करंट कहलाएगी, पेरू करंट कहलाएगी। पेरू करंट जो है ये कहलाएगी, और इसी को हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, अब जो ये साउथ पैसिफिक करंट थी, ये क्या थी, ये ठंडी जलधारा थी, पोल के पास थी तो ठंडी जलधारा थी। जो पेरू करंट है, जो हम्बोल्ट करंट है, वो भी पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है, तो वो भी ठंडी जलधारा या फिर कोल्ड करंट है, वो भी कोल्ड करंट है। पेरू, हम्बोल्ट इसके नाम है ना। और फिर ये वापस से अपने सर्कल में किससे मिल जाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। ये इसका पूरा फ्लो डायग्राम हुआ किसका, पैसिफिक ओशियनिक करंट्स का। इसमें जो पेरू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट जो है
यहाँ पे जो एल नीना या फिर जो ला लीना है या फिर एल नीना जो इफेक्ट आता है वो पेरू से आता है। पेरू में एक काउंटर पेरू करंट नामक एक महासागरीय धारा उत्पन्न होती है। एल नीना का यदि मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो एल नीना का शाब्दिक अर्थ है द लिटिल बॉय, और ला नीना का शाब्दिक अर्थ यदि मैं बताऊं तो ला नीना का शाब्दिक अर्थ है द लिटिल गर्ल। तो इनका कोई ऐसा वो नहीं है, पर जो ला नीना तो नॉर्मल सिनेरियो है उसको हम कहते हैं, पर जो एल नीना है, एल नीना में क्या होता है, काउंटर, जैसे कि इसका नाम है, एल नीना का नाम क्या है, काउंटर पेरू करंट, काउंटर पेरुवियन करंट या फिर काउंटर पेरू करंट। काउंटर पेरू करंट अर्थात इसमें ये क्या करेगी कि जो पेरू से गर्म जल धारा जाएगी, जो मतलब साउथ इक्वेटोरियल करंट में जो गर्म जल धारा जा रही थी, तो ये पेरू से ठंडी जल धारा, अर्थात ठंडी जल धारा मतलब ठंडी जल धारा कैसे होगी, तो जो गर्म जल धारा थी उसको वो जाने ही नहीं देगी, अर्थात जो गर्म जल धारा है वो किस वजह से जाएंगी, वो जाती किस वजह से, वो जब यहाँ पर कहाँ पे पेरू में हाई प्रेशर बनता है, जब पेरू में हाई प्रेशर बनेगा और जो पेरू में हाई प्रेशर बनेगा तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। पर अगर पेरू में लो प्रेशर बन जाता है, तो जो करंट्स हैं वो वहां प्रवाहित ही नहीं होंगी। पेरू में यदि लो प्रेशर बन जाएगा तो वो जो पेरुवियन करंट्स हैं या फिर जो पेरू करंट्स है या साउथ इक्वेटोरियल करंट्स हैं, ये वहां प्रवाहित ही नहीं होगी। किधर को, हमारे प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में प्रवाहित ही नहीं, पश्चिमी भाग में प्रवाहित ही नहीं होगी, पश्चिमी ओर प्रवाहित ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो एल नीनो इफेक्ट है ये भारत के मानसून पर बड़ा असर डालता है, भारत के मानसून पर ये असर डालता है, प्रभाव डालता है। अब यदि मैं पैसिफिक ओशन की बात की, अटलांटिक ओशन की बात की, अब यदि मैं इंडियन ओशन पे आऊं, इंडियन ओशन, तो अंटार्कटिक ओशन तो हमारा जमा हुआ ओशन है, उसकी तो कोई बात नहीं हो सकती। अब यदि मैं इंडियन ओशन पे आऊं तो इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन में हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन है, इक्वेटर के ऊपर जो इंडियन ओशन है वो तो बे ऑफ बंगाल है, और हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी है, और ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है। तो इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम है और सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो परमानेंट विंड्स हैं या फिर परमानेंट विंड्स जो है वो महासागरीय धाराओं को अफेक्ट कर रही थी, तो परमानेंट विंड्स बनती ही नहीं है, इसकी बनती ही नहीं है। इसकी परमानेंट विंड्स इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी वो नहीं बन पाती है, वो परमानेंट नहीं रह पाती है, वो हर मानसून में अर्थात 6 महीने में चेंज होती रहती है, हर 6 महीने में चेंज होती रहती है। इसके बारे में मैं वापस बताऊंगा। यदि मैं साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात करूं, किसकी, इंडियन ओशन की, साउथ इक्वेटोरियल करंट परमानेंट करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट कहां से शुरू हो रही है, तो ये हमारे जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से और पश्चिमी तट की ओर या फिर अफ्रीका महाद्वीप की ओर जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप की ओर जाना शुरू करेगी, और ये क्या कहलाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी। साउथ इक्वेटोरियल करंट जैसे कि ये बाईं ओर मुड़ जाती है फैराडे के नियम के अनुसार, तो बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो अब ये जो मेडागास्कर है और अफ्रीका है, यदि हम इमेजिन करें तो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका का एक टूटा हुआ भाग है ना। तो ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से ये साउथ इक्वेटोरियल करंट मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से आते हैं, और इसको नाम क्या दिया जाएगा, फिर मेडागास्कर करंट दिया जाएगा, है ना। उसके बाद इसको फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, साउथ हेमिस्फीयर में तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, और इसका नाम हो जाएगा अगुलास करंट। और ये अभी तक गर्म जलधारा है, जो मेडागास्कर करंट है ये भी गर्म जलधारा है। अगुलास करंट जो है, इसके बाद ये है, अगुलास करंट के बाद ये भी गर्म जलधारा है। इसके बाद जो साउथ मॉनसून इंडियन ओशन ड्राफ्ट, साउथ मॉनसून इंडियन ओशन ड्रिफ्ट इसको कहेंगे, ये साउथ मॉनसून ड्रिफ्ट ये इसको कह सकते हैं, ये इसका नाम पड़ जाता है, और ये कोल्ड करंट बन जाती है। क्या बन जाती है, कोल्ड करंट। अभी जब कोल्ड करंट बन जाएगी, पोल के पास आ जाएगी तो कोल्ड करंट बन जाएगी। अभी फिर वापस से
ऑस्ट्रेलिया के किस तट से? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट से। वो पूर्वी तट से जा रही थी कौन? जो साउथ पैसिफिक की जा रही थी, वो पूर्वी तट से जा रही थी और नीचे को जा रही थी। जबकि जो ये है, ये कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। तो ये ईस्ट, इसको हम कहेंगे यहाँ पे जो बाईं ओर मुड़ के क्या कहलाएगी? तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाएगी। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये ध्रुवों से इक्वेटर की ओर जा रही है, तो ये कोल्ड करंट है। जबकि जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो वार्म करंट है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। बस इतना सा अंतर इनमें वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट का। इसके बाद यदि मैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, यही जो एल नीनो है, एल नीनो इफेक्ट है और ला नीनो इफेक्ट है, वो इसी पे असर करता है। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इसी की वजह से एल नीनो इफेक्ट जो भारत की मानसून पर असर करता है। तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये भारत की मानसून पर सीधा असर डालती है और इस पर असर पड़ता है, इसीलिए भारत की मानसून पर असर पड़ता है एल नीनो के द्वारा। तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। इसके बाद ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट किससे मिल जाएगी? वापस से साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी, इंडियन ओशियन के। अब मैं वापस अगर नॉर्थ पे आऊं तो 6-6 महीने में इनमें बे ऑफ बंगाल में अलग रोटेशन चल रहा होता है। बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है, इसमें 6 महीने अलग रोटेशन चलता है, 6 महीने अलग रोटेशन चलता है। इसमें गर्मी के महीने में जो नॉर्मल रोटेशन होना चाहिए दाईं ओर, है ना, दाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज चल रहा होता है। जो नॉर्दर्न जो विंड्स हैं वो क्लॉकवाइज चल रही होती हैं। यदि ठंडी के महीने में या फिर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर होता है, अर्थात दिसंबर के महीने में जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश होता है या दक्षिणायन होता है सूर्य का पृथ्वी से, तो जो मानसूनी हवाएं हैं ये कैसे चल रही होती हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों में, अरब सागर में भी और बे ऑफ बंगाल में भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती हैं। अब जो इंडियन ओशन है, ये मानसून यदि मैं कहूं तो साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? साउथ वेस्ट मानसून ये जून में ही, अर्थात गर्मियों के महीने में आता है। तो ये क्लॉकवाइज महासागरीय धाराओं की वजह से आता है। और जो नॉर्थ एक और मानसून आता है भारत में, वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून, अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये दोनों भारत में आते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में बारिश होती है, जबकि दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण कहाँ बारिश होती है? गुजरात, केरल और भारत के अनेक भागों में बारिश होती है। किसके कारण? दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। अधिकतर भारत में दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण ही बारिश होती है, यह मानसून आता है। और जो उत्तर पूर्वी मानसून था, वो बाद में ठंडियों के महीने में या फिर जब दक्षिणायन होता है सूर्य का, तब वो आती हैं। और यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। धन्यवाद।